हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट 475 पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा फिजिक्स का चल रहा है लेक्चर, और हमने केमिस्ट्री के लिए भी आपको इंट्रोडक्शन दे ही दिया है कि हम केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और बहुत जल्द हम केमिस्ट्री का बहुत शानदार लेक्चर लेकर आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और आज हमें क्या पढ़ना है आपको पता तो होगा, क्योंकि हमने कल आपको अपने जो 7 दिनों की हमने छुट्टी मार ली थी, उसका हमने उससे पहले आपको सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ 49 मिनट में हमने आपको डेमो दे दिया, डेमो बोलते हैं लेक्चर दे दिया था। ठीक है, अब हमें सिर्फ पढ़ना क्या क्या, अगर हम बात करें तो अब हमें क्या क्या पढ़ना, हमें F बराबर R/2 प्रूव करना है अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें पढ़ना है किरण आरेख, मतलब कि प्रतिबिंब बनने के लिए, किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए 4 प्रकार की किरणें होती है। ठीक है, उन 4 प्रकार की किरणों को पढ़ना। उसके बाद हमें प्रतिबिंब देखना है कि अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु कहाँ रखी हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण पर कहाँ बनता है। ठीक है, हमें ये 2 चीज देखनी। उसके बाद अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग देखना है, और उसके बाद आवर्धन, बस यही 5-6 टॉपिक सब रह गए। उसके बाद ये बस आवर्धन देखना। उसके बाद हमारा होगा कौन सा लेक्चर, याद तो आ गया होगा। उसके बाद होगा हमारा ऑब्जेक्टिव का लेक्चर, उसके बाद होगा हमारा सब्जेक्टिव का लेक्चर, और उसके बाद होगा हमारा न्यूमेरिकल, और उसके बाद होगा हमारा वन शॉट लेक्चर। ओके दोस्तों, चलिए आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। और ये लेक्चर नंबर कितना होने वाला है, लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। कितना होने वाला है, लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। देखो, उससे पहले लेक्चर नंबर 7 शुरू करने से पहले हम कुछ 9th के मैथ से कुछ चीजें आपसे पूछने वाले हैं। पूछना हमको ये है कि जब दो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, जब इन दोनों को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि संगत कोण और अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, मतलब एक बराबर होते हैं। जैसे कि ये वाला हो गया आपका संगत कोण, ये वाला क्या हो गया आपका संगत कोण हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक, फिर उसके बाद ये और ये बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, अंतः एकांतर कोण है। ये अंदर के कोण है। ठीक है, तो संगत कोण और एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये तो बात कर ली। और फिर जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। आमने सामने वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। यानी कितना डिग्री का, मतलब कि इस कोण को कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। जब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं तो उसे कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है दोस्तों, कौन सा कोण कहा जाता है, शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। और जब दो समांतर रेखाएं, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, और जब कोई तिर्यक रेखा समांतर रेखा है और जब कोई तिर्यक रेखा इसे प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण और अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने वाला कोण, जिसे शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है, वो बराबर होता है। और एक चीज ये है कि जब एक त्रिभुज में दो एंगल क्या हो, बराबर हो, दो एंगल हमने क्या मान लिया, थीटा है, तो दोनों के सामने वाली भुजा, मतलब ये और इस कोण के सामने वाली भुजा, ये आपस में क्या होती है, बराबर होती है। माने ये ABC हो गया और ये कोण ABC बराबर कोण ACB बराबर थीटा, यानी दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। तो दोनों कोण के आमने सामने वाली भुजा, यानी C वाले कोण के सामने वाली भुजा AB और B वाले सामने की भुजा AC, दोनों क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ये तीन बातें आपको याद रखनी होंगी। किसके लिए, अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 प्रूफ करने के लिए आपको ये 3 बातें याद रखनी जरूरी है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, और जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने वाला कोण, जिसे शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है, वो समान होता है। और उसके बाद
कि जब एक त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो उसके आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है। इसके जस्ट उल्टा भी होता है कि यदि एक त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके बराबर हो तो इस दोनों के सामने वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि यदि ए बी बराबर ए सी भी दिया रखा है तो आप कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे को क्या करता है, उल्टा भी कर सकता है। ठीक है भाई, याद रहेगा, ये तीन चीज याद रखनी है आपको बेसिक रूल्स के हिसाब से। उसके बाद आज का लेक्चर नंबर 7 आपको खटाखट समझ में आने वाला है। बस एक जगह क्या है, बस इतना याद रखना है कि कहाँ हमें क्या यूज करना है। ठीक है, हाँ, और एक चीज और भी आप लोग जानते होंगे, यदि ए के बराबर बी है और बी के बराबर सी है तो क्या ए सी के बराबर होगी? तो आपके मन में आएगा हाँ है, हमने ये पढ़ा है कि जब एक लाइन दूसरे लाइन के बराबर, दूसरा लाइन तीसरे लाइन के बराबर हो तो पहला लाइन क्या होता है, तीसरे लाइन के बराबर होता है। उसी तरह से ए बराबर बी हो और बी बराबर सी हो तो ए बराबर सी भी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आज का लेक्चर अब क्या करते हैं, शुरू करते हैं। हम आज का लेक्चर क्या करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 7 पढ़ क्या रहे हैं, फिजिक्स। पढ़ क्या रहे हैं, फिजिक्स। पढ़ क्या रहे हैं दोस्तों, फिजिक्स। अब मन में सवाल आ रहा होगा, सर आपसे फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें, मैथ की बात कौन करेगा बहुत जल्दी। देखिए होता क्या है ना कि शुरुआत का समय तो थोड़ा सा हम भी एटला देते हैं। एटलाएंगे क्या, तैयार बैठे हैं, बस थोड़ा सा समय लगता है हर चीज में, बस वही। चलिए हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 7 और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। ठीक है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। शुरू करें, चलिए। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि कोई भी अवतल दर्पण कैसा होता है, क्या ऐसा होता है? मन में आया क्या ऐसा होता है अवतल दर्पण? तो मन में आया हाँ होता है, हाँ होता है। ठीक है, हमने कल भी आपको बताया था कि अवतल दर्पण जो ऐसा होता है उसको हम कैसे बताते हैं, कैसे बनाते हैं, सॉरी कल भी बताया था कि आपकी कॉपी में आपको या तो मतलब ऑड नंबर विषम संख्या में कोई भी लाइन लेनी है। जो देखिए हमने अभी क्या लिया है, 3 3 6 1 7 लाइन ले लिया, 3 लाइन नीचे छोड़ दिया, 3 लाइन ऊपर छोड़ दिया, स्क्वायर कर लिया हमने, केंद्र मान लिया किसी भी दर्पण का, और यहाँ से उठा के और यहाँ से लेकर जहां तक आप ध्रुव खींचिएगा, मतलब जहां पे दर्पण का केंद्र होगा उसकी डिस्टेंस हम कहते हैं, आप 6 सेंटीमीटर लीजिएगा। किसको बनाने के लिए, दर्पण बनाने के लिए। चाहे आपको उत्तल बनाना हो या अवतल बनाना हो, अवतल बनाना हो तो इधर से लेंगे, और अवतल बनाना है तो इधर से लेंगे, अवतल बनाना है तो इधर से लेंगे। इधर से लेके क्या करेंगे, इस दूरी पर 6 सेंटीमीटर, और अवतल बनाना हो तो इस दूरी पर 6 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ। ठीक, अब देखो इससे फायदा क्या होगा, 6 सेंटीमीटर से पता चलिए कि 3 सेंटीमीटर जहां आएगा वहां पे मेरा फोकस बन जाएगा, क्योंकि हमें पता चल जाएगा क्यों। ठीक है, इससे क्या होगा, हम दर्पण बनाने के लिए आपको बता रहे हैं, ये आसान होगा कि यहाँ पे इस पीसी, ये जो आप यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे सी होगा, तो पीसी की दूरी आप 6 सेंटीमीटर लीजिएगा, 3 दर्पण, 3 ऊपर और 3 नीचे खींच दीजिएगा, जिससे दर्पण का ध्रुव भी सही हो जाएगा और आपका इमेज भी एक नंबर बनेगा। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। दर्पण कैसे बनाना है ये तो हमने आपको बता दिया। चलो हम पहले यहाँ पर आते हैं, हमको जो प्रूफ करना है हम वहां पर आते हैं। ठीक, चलो भाई शुरू करें। अब देखो हमने ये अवतल दर्पण बना लिया, इसका नामकरण बहुत जरूरी है क्योंकि हम प्रूफ कर रहे हैं, तो प्रूफ करने में नामकरण बताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक मुख्य अक्ष खींच रहे हैं, मुख्य अक्ष खींच लिया, सीधी होनी चाहिए लाइन, लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए। हम थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे बना रहे हैं तो थोड़ा गड़बड़ा सकता है, लेकिन आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। पी और सी मान लिए, हमें इसमें डिस्टेंस नहीं बताना है कि डिस्टेंस क्या है। ठीक है, हम कहीं भी डिस्टेंस नहीं बनाएंगे, अगर हम नियमिका बना रहे हैं तब हम बताएंगे कि इसका डिस्टेंस क्या है। ठीक है, हम आपको दर्पण इसीलिए वहां पे डिस्टेंस बताए क्योंकि आपको वहां पे फोकस लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे तो हम अपने मन से हाफ डिस्टेंस मान लेंगे कि ये रहा भाई हाफ डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम मान लिए एफ। ठीक, अब ये बताइए, ये पी से सी की दूरी
ये P से C की दूरी क्या कहलाती है? R कहलाती है। R कहलाती है कि नहीं कहलाती है? P से C की दूरी क्या कहलाती है? R। R मान लिया। और F से P की दूरी क्या कहलाती है? छोटी वाली F। छोटी वाली F मान लिया। चलो भाई मान लिया तो अच्छा किया। अब हम आपको बताए थे कि कोई भी किरण दर्पण पर किधर से आती है? आपतित किरण किधर से आती है? बाईं ओर से आती है। किधर से आती है? बाईं ओर से आती है, दर्पण के बाईं ओर से। तो अब हम दर्पण के बाईं ओर से एक किरण को लेकर आ रहे हैं। और एक चीज और, दर्पण से परावर्तन के बाद जो किरण आ रही है वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। किससे होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। गुजरी फोकस से होकर? आप बोलेंगे हाँ गुजरी, क्योंकि हमने दिखाया। अब हमने ये तो दिखा दिया, अब हमें दिखाना क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम का फॉलो होता है दर्पण पर, होता है ना? तो वही होता है। तो दर्पण फॉलो करने के लिए तो तीनों एक तल में होना चाहिए। दूसरा कोण आई बराबर कोण आर। अब कोण आई बराबर कोण आर बताने के लिए हमको तो अविलंब चाहिए, तब ना। आपतित किरण और अविलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच के परावर्तन कोण कहा जाता है। तो अब हमको अविलंब खींचना होगा। अविलंब तो जहां पे आपतित किरण दर्पण से टकराएगी उसके लंबवत जाएगी। उसके लंबवत तो लंबवत जाएगी और किससे गुजरेगी? सी से गुजरेगी। सी पर बनेगी, समझे? सी पर बनेगी। हम थोड़ा सा यहाँ पे ये हो जाता है, लेकिन आपको जब उसमें बनाना है तो अच्छे से दिखाना है कि वो सी से मिल रही है। ठीक है, किससे मिल रही है? सी से मिल रही है। हम मानते हैं एक किरण आ रही है जो दर्पण से बी पर टकरा रही है, और टकराने के बाद एफ के दिशा में जा रही है, मतलब फोकस से होकर गुजर रही है, और बी से सी को मिलाया गया है, जो कि दर्पण का अविलंब है, या फिर जो कि अब आपतन बिंदु से खींचा गया अविलंब है। ठीक ठीक है। अब इस चीज को लिखना, हमने चित्र बहुत बना दिया। अब देखो, चित्र बनाना और उसे लिखना दो अलग अलग चीजें होती है। चित्र बनाना क्या होता है? बहुत लोग बना देते हैं, लेकिन लिखना क्या है? कुछ नहीं लिखना होता है, अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि आपको एकदम एक एक पॉइंट को लिखना चाहिए, इसीलिए दोनों अलग अलग चीजें हमको कहना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे कि माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसका द्वारक छोटा है, जो जरूरी है, जिसका द्वारक छोटा है। जिसका द्वारक क्या है? छोटा है। द्वारक छोटा मानना जरूरी है, क्यों? आगे बताते हैं। अच्छा, एक चीज और, द्वारक क्या है? ये वृत्ताकार सीमा एम डैश। अगर ये बहुत कम, बहुत नीचे हो जाए, एकदम पी के पास हो जाए, क्या हो जाए? पी के पास हो जाए, तो और आपतित किरण आए, आपतित किरण आए, टकराए, जब दर्पण छोटा हो गया तो आपतित किरण बहुत नजदीक से आएगी, और तब यहाँ पे बी यहाँ पर होगा, तो ये जो बी एफ होगा और जो पी एफ होगा वो एक जैसा दिखेगा, मतलब लगेगा क्या कि दोनों बहुत छोटे हैं, एक दूसरे के बराबर है, ऐसा प्रतीत होगा क्या? नहीं होगा। तो एक चीज ऐसे रफ वर्क के लिए आप देखिए, जब आपतित किरण मान लेते हैं हम यहाँ से आ रही है एकदम सट सट के, तो यहाँ पे आई, यहाँ से गई। अब देखो ये बी एफ वाली दूरी, ये पी एफ और ये बी एफ लग रहा है ना जिससे बराबर ही है, तो इसीलिए दर्पण के द्वारक को छोटा माना जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं, तो इसलिए दर्पण के द्वारक को छोटा मानेंगे तो ये बी बिंदु बहुत नजदीक आ जाएगा, जिस वजह से ये बी एफ वाली दूरी और ये पी एफ वाली दूरी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। इस वजह से दर्पण के द्वारक को क्या माना जाता है? छोटा माना जाता है, जिसका द्वारक क्या है? बहुत ही छोटा है। ठीक है, अब लिखेंगे दर्पण का ध्रुव पी है, दर्पण का ध्रुव, अब जैसे जैसे पढ़े हम लोग वैसा लिखेंगे, दर्पण का ध्रुव पी है तथा वक्रता केंद्र सी है, वक्रता केंद्र सी है। क्या लिख देंगे? वक्रता केंद्र सी है। उसके बाद दर्पण की वक्रता त्रिज्या पीसी है, जिसे आर माना गया है, आर माना गया है। ठीक है, लिखना जरूरी नहीं है कि आप मेरे जैसा लिखें, ठीक है, बस जरूरी है कि आपको हर एक पॉइंट को लिखना है, आपका मन आपको जैसे लिखना है, लेकिन हाँ पॉइंट सब होना चाहिए और अच्छे से लिखना है। अगर मेरा लिखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखते हैं तो आपको अपने मन से, लेकिन लिखना सटीक है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या पीसी है, जिसे आर माना गया है, और क्या? पी से सी को मिलाकर, मिलाया गया है। ठीक है, क्या किया गया? मिलाया गया है, जो
दर्पण का मुख्य अक्ष है। क्या है? दर्पण का मुख्य अक्ष है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मिलाया गया है जो दर्पण का मुख्य अक्ष है। उसके बाद सिर्फ एक ही पॉइंट बचा हुआ है, क्या? P से F को मिलाया गया है जो फोकस दूरी है। क्या है? जो फोकस दूरी छोटी वाली f है। ठीक है, P से F को मिलाया गया है, P से F को मिला दिए, जो कि क्या है? जो फोकस दूरी f है। ठीक है, जो फोकस दूरी f है। ठीक है दोस्त, उसके बाद शुरू करते हैं। उसके बाद देखो, अब ये तो हमने लिख दिया कि दर्पण में ये चीजें हैं। उसके बाद हमने क्या कि पहला चरण ये है दर्पण बनाना, उसमें सारा कुछ दर्शाना। दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण है किरण आई और कैसे गई। किरण आई और कैसे गई। अब हम लोग किरण को मानेंगे, लिखेंगे हम, माना कि ए बी एक आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण है, जो दर्पण से बी बिंदु पर टकराती है, बी बिंदु पर टकराती है तथा परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के फोकस से होकर गुजर जाती है। तो मुख्य अक्ष के फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक है, अब फिर उसके बाद B से C को मिलाया गया है जो दर्पण का छोड़ दो, जो अभिलंब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? अभिलंब का, जो अभिलंब को दर्शाता है। ठीक है, जो अभिलंब को क्या करता है? दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ से पैराग्राफ अलग है। ठीक है, कोशिश करिएगा कि पैराग्राफ अलग दिखाने का, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां साथ साथ पता चलना चाहिए कि हमने ये काम किया है। ठीक, अब देखो, जब P से C, B से C को मिलाया गया है, तो यहाँ पे क्या आपतन कोण नहीं बना? आपतन कोण नहीं बना, परावर्तन कोण नहीं बना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ क्या? अब देखो, हम कोण लिखने आपको सिखाए हैं। कैसे सिखाए हैं? ये देखो, एंगल आई लिखना है, तो ये देखो ए बी और ये कहा जा रहा है सी, तो ए बी सी कोण क्या है? कोण आई है। यहाँ कोण ए बी सी कोण आई अर्थात आपतन कोण है तथा अब देखो वहां पे परावर्तन कोण कौन सा बन रहा है? देखो परावर्तन कोण, देखो यहां से जाएगा ऐसे, सी बी और एफ, सी बी और एफ, सी बी एफ बराबर कोण आर। कोण आर परावर्तन कोण है। क्या है? परावर्तन कोण है। देखो, बताना ज्यादा जरूरी है, अगर बताओगे तो अच्छा रहेगा। अब देखो, बताना अच्छा रहता है। ठीक दोस्तों, अब उसके बाद क्या? अब हम चलेंगे परावर्तन के नियम से। किससे? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। इसको और अच्छा करने के लिए क्या लिख सकते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या होता है? कोण आई बराबर कोण आर, यानी कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ, सी बी एफ जो कोण आर है, अर्थात या फिर यह करके हम क्या कर सकते हैं? कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है। अब एक चीज देखो और गौर से देखना कि हम आपको अभी जस्ट बताएं कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः एकांतर कोण क्या, सॉरी संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर। ये देखो, ये दोनों समांतर है, ये ए से बी, ये ए से बी और पी से सी,
ये दोनों समांतर है। और तिर्यक रेखा कौन सी काम कर रही है? ये बी से सी को जो मिलाया गया, ये तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो एक कोण बाहर का आई और एक कोण अंदर का ये आई, तो ये दोनों कोण क्या है? आपस में बराबर है। कहां से? संगत कोण से। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, वहां से ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। हम इस चीज को लिख नहीं रहे, ठीक है। अगर आप इसको और अच्छा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम एक हल्का सवाल लिख देंगे अंतर संगत कोण है, क्योंकि संगत कोण है, ठीक है। अब लिखते हैं यहाँ एंगल, देखो कौन सा? ए बी सी। यहाँ ए बी सी बराबर देखो कौन सा? बी सी एफ या बी सी पी, क्योंकि ये वाला एंगल तो इस पूरे में भी आ रहा है और इतने को में भी आ रहा है, तो हम कहेंगे आप इतने को का ही यूज करिए। क्या है? बी सी एफ, बी सी एफ, बी सी एफ। यहाँ पे कहाँ पे कोण बन रहा है? सी पर बन रहा है, क्योंकि बीच वाला क्या होता है? कोण बताता है। कौन सा कोण बन रहा है? कोण आई बन रहा है, ठीक है। कहां से बन रहा है? यहाँ लिख देंगे चूंकि संगत कोण है, क्योंकि क्या है? संगत कोण है, ठीक है। याद रहा? ठीक। अब देखो, अब उसके बाद अगर गौर से देखोगे तो अब जब ये कोण आई बन गया तो ये कोण आई यहाँ कोण आर के बराबर नहीं होगा? बोलो बोलो बोलो। नहीं तो फिर एक चीज बताए थे कि अगर ए के बराबर बी हो और बी के बराबर सी हो तो ए सी के बराबर होता है। नहीं तो देखो ए बी सी इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, और ये कोण आई है और ये कोण आर है, तो क्या कोण आई और कोण आर आपस में बराबर नहीं होगा? होगा ना। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए, या फिर हाँ इसलिए ही रहेगा। अब इसलिए तो इसलिए देखो ये वाली, ये बी सी एफ और सी बी एफ, यानी कोण आई बराबर कोण आर, है ना। क्यों? क्योंकि ए के बराबर बी और बी के बराबर सी है, इसीलिए ये दोनों क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए, ठीक है। समझ गए? अब देखो जब ये कोण आई बराबर कोण आर हो गया, सुनना गौर से, कोण आई बराबर कोण आर, तो मन में था कि परावर्तन के नियम का फॉलो कर गए, लेकिन हमको परावर्तन के नियम से अब क्या मतलब? अब तो हमें कुछ सोचना होगा ना। क्यों? क्योंकि हमें क्या लाना है? एफ बराबर आर बाय 2 लाना है, और एफ बराबर आर बाय 2, एफ तो इतनी गुण है और आर इतना बड़ा है, एफ इतनी गुण है और आर इतना बड़ा है, हमको तो इसके हिसाब से सोचना है। अब मेरे पास तो अभी सिर्फ कोण कोण का काम हो रहा है, अब हमको किसमें जाना है? किसमें जाना है? कोण से हटके अब हमको भुजा में जाना है। किसमें जाना है? भुजा में। तब ना मेरे पास ये वाली आएगी, एफ जो है एक लाइन है, एक लाइन है, और आर भी क्या है? एक लाइन है, तो किसी की तो भुजा बन रही है। अगर मन में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो भी अच्छी बात है। यहाँ देखो अब आएगी, ये देखो ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है, ये बीसीएफ एक त्रिभुज बन रहा है, बीसीएफ त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? अब ये जब बन रहा है और ऐसा भी त्रिभुज नहीं बन रहा है, देखो कोण आई बराबर कोण आर, यानी दो कोण आपस में बराबर। तो जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं, तो किसी त्रिभुज में जब दो कोण आपस में बराबर होता है तो उसके आमने सामने वाली भुजा क्या होती है? बराबर होती है। उसके आमने सामने वाली भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो इसी वजह से आर के सामने वाली भुजा और आई के सामने वाली भुजा, सॉरी ये गलत बन गया, आई के सामने वाली भुजा, आर के सामने वाली भुजा कौन सी है? सी एफ, और आर के सामने वाली भुजा कौन सी है? सी एफ, और आई के सामने वाली भुजा कौन सी है? बी एफ। तो अब लिखेंगे त्रिभुज किसमें? बी सी एफ में, त्रिभुज बी सी एफ में, चूंकि कोण आई बराबर कोण आर है, इसलिए क्या? सी ये पी एफ बराबर सी एफ होगा, बी एफ बराबर सी एफ होगा, या फिर सी एफ है, ठीक है। समझ गए? चलो ये हो गया। अब एक काम, अब लास्ट काम बचा हुआ, क्या? जो हम आपको बता चुके हैं वही। आपने दर्पण का द्वारा क्या माना है? छोटा माना है। अब जब दर्पण का द्वारा का आपने छोटा माना है तो वही काम, जब बी इसके नजदीक आ जाएगा तो बी एफ पी एफ के बराबर हो जाएगा, बी एफ पी एफ के बराबर हो जाएगा, वही लिखेंगे। अतः दर्पण का द्वारक छोटा है, क्या है? छोटा है, इसलिए क्या छोटा है? दर्पण का द्वारक छोटा है, इसलिए बी एफ, सॉरी ऐसे नहीं लिखते हैं, इसलिए बी बिंदु
पी बिंदु के बहुत करीब होगा, पी बिंदु के बहुत करीब होगा। ठीक है, जब करीब होगा तो क्या होगा, डीएफ बराबर पीएफ हो जाएगा, डीएफ बराबर क्या हो जाएगा, पीएफ हो जाएगा। इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए और इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब कर दीजिए समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से वही बात कि जब ए बराबर, जब ए के बराबर बी हो और बी के बराबर सी हो तो ए जो होता है वो सी के बराबर होता है। इसीलिए जब बी एफ बराबर पी एफ है और बी एफ बराबर सी एफ है तो टी एफ किसके बराबर हो जाएगा, सी एफ के बराबर हो जाएगा। और जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो हमारा मैटर ही सॉल्व हो गया। देखो क्या, अब देखो यहाँ से पी एफ और सी एफ बराबर हो गया और हम जानते हैं कि अगर हमको पीसी पुराना है तो हमको इस दोनों को जोड़ना होगा। मेरे पास आर आ जाएगा, आर आएगा कि नहीं, आर लाने के लिए हमको इस दोनों को जोड़ना होगा और हमको चाहिए क्या, एफ बराबर r/2, जिसमें r की तो जरूरत है, मतलब इस दोनों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। इसीलिए अब करने वाले हैं, चूंकि हमको पीसी चाहिए, पीसी चाहिए, r चाहिए और क्या चाहिए, अब r चाहिए तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे पास f भी आ जाएगा। तो देखो हम क्या करेंगे, CF प्लस PF। अब मेरे भाई एक चीज देखो, हमको चाहिए क्या, f, और f क्या है, वो PF है। तो हमको दोनों को क्या चाहिए, पीएफ में हो जाए तो आसान होगा और हम जानते हैं कि पीएफ बराबर पीएफ है, यानी हम सीएफ को पीएफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पीएफ को सीएफ को पीएफ कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पीएफ कर देते हैं। अब देखो ये 2 पीएफ पुर गया, अब ये मेरे पास पीसीआर है और पीएफ छोटी वाली एफ है, ये r/2 बराबर मेरा छोटी वाली एफ आ गया। इसीलिए मेरा छोटी वाली एफ बराबर r/2 क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, प्रूफ हो गया। अवतल दर्पण में ये प्रूफ हो गया। इतनी इजी तरीके से सिर्फ आपको 3 से 4 बातें याद रखनी है कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर है तो उसके आमने सामने वाली भुजा बराबर होगी। अगर ए के बराबर बी और बी के बराबर सी है तो ए सी के बराबर होगा। और उत्तल दर्पण के लिए एक जो यूज होता है वो ये है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उसके आमने सामने वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। बस ये दो चीज। अब बात था कि सर ये सब तो ठीक है, एक बार चित्र अच्छा से बना दीजिए। तो बस चित्र ही हम अच्छा से बनाने वाले हैं बस। और हम कहेंगे कि इसको जो है कम से कम आप 3 से 4 बार बनाइए, आपके लिए अच्छा होगा। आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा मेरे हिसाब से कि आपने अच्छा से एक चित्र बना लिया होगा, चित्र भी बना लिया होगा, अच्छा से प्रूफ भी कर लिया होगा। ये P हो गया, ये C हो गया, ये F हो गया, यहां से यहाँ की दूरी R हो गई, ठीक, यहां से यहाँ की दूरी F हो गई। ठीक, और एक किरण आई समांतर मुख्य अक्ष के और F से चली गई और यहाँ से C को B को मिलाया गया। क्या किया गया है, C से B को मिलाया गया। ये A, ये B, C से मिला दिया, ये M, ये M डैश। ठीक है, ये बन गया आपका एक सुंदर सा चित्र और उस चित्र पर हमने काम भी कर दिया है। ठीक है, ये दर्पण बन गया मेरे पास, ये अवतल दर्पण में प्रूफ हो गया। क्या हो गया, अवतल दर्पण में सारा कुछ प्रूफ हो गया। 4 बातें याद रखनी है कि जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो कोण I बराबर कोण R होता है, तो सॉरी संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद क्या कि जब त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाए तो उसके आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद तो वही A बराबर B, B बराबर C, तो A बराबर C होता है। बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद तो सारा का सारा सिस्टम ये रहा आपके सामने में बहुत आसान तरीके से कि जब हम पीसीएम को पुराना तो CF प्लस PF करना है तो मेरे पास R आ जाएगा। अब इस दोनों को बराबर करेंगे तब ना मेरे पास PF पता चलेगा कि इस दोनों के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो हम आज के लिए बस अवतल दर्पण में ही प्रूफ रहने देते हैं। अब कल हम लोग उत्तल दर्पण में प्रूफ करेंगे। अवतल दर्पण वाला प्रूफ आप बार बार बना के आइए, 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, जब तक बिना देखे ना बना पाए तब तक बनाइए। ठीक है, और कल हम लोग क्या करने वाले हैं, उत्तल दर्पण में प्रूफ करने वाले हैं। हम आपके केमिस्ट्री को लेकर बहुत सोच रहे हैं कि केमिस्ट्री को लेकर हमको कब आना है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से लाने की सोच रहे हैं।
इसीलिए कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। किसी किसी वीडियो में ही बोलते हैं, जब याद आता है तभी बोलते हैं, ऐसे फिर याद ही नहीं रहता। और हाँ, बस इतना ही कि अगर हमारे साथ पढ़ना है तो आप टारगेट 475 प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। धन्यवाद।